हाय, वेलकम बैक। आज के लेक्चर वीडियो में क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली शियर एनफोर्समेंट के टॉपिक के क्वेश्चंस हैं और शियर एनफोर्समेंट का पूरा टॉपिक कवर हो रहा है आज के क्वेश्चंस में, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 221 है कि कोई बीम है जिसकी विड्थ गिवन है, लीवर आर्म गिवन है, शियर स्ट्रेस गिवन है, शियर फोर्स गिवन है और शियर स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना है। ये पर मीटर स्क्वायर बाय मिस्टेक लिखा गया है, इसको कट करना है। और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, जो होता है VU अपॉन BJD। दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है इलास्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, दूसरा है IS कोड के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला है, ये इलास्टिक थ्योरी से अगर हम फाइंड आउट करें तो ये फॉर्मूला आता है BJD। और अगर कोड में देखें तो इस फॉर्मूले को अब यूज नहीं किया जाता। कोड में जो फॉर्मूला गिवन है वो VU अपॉन BD गिवन है। बट क्वेश्चन से आपको आइडिया लगाना होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे इसने लीवर आर्म दिया है, D नहीं दिया है, इट मीन्स हमें ऊपर वाला जो इलास्टिक थ्योरी वाला फॉर्मूला है इसको अप्लाई करना होगा। लोड है 6 टन, केजी में 6000 हो गया, डिवाइडेड बाई B 25, J इंटू डी होता है लीवर आर्म, तो J इंटू डी की जगह हम यहाँ पे रख देंगे 40। और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा है कि क्या ये सेफ है या नहीं है। सेफ शियर स्ट्रेस यहाँ पे जो गिवन है वो 5 है, तो 5 से ज्यादा आ रहा है हमारा शियर स्ट्रेस यहाँ पे, इसलिए ये स्ट्रक्चर है वो शियर के लिए सेफ नहीं है। हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, अनसेफ इन शियर। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी गिवन है और यहाँ पे एक ऑप्शन डी भी गिवन है कि नीड्स रीडिजाइनिंग। अगर हम बेंडिंग मोमेंट से कुछ डेप्थ को रिलेट करना चाहें या टो सी मैक्स से डेप्थ को रिलेट करना चाहें तो उसके लिए डेटा कंप्लीट नहीं गिवन है। शियर स्ट्रेस के लिए जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो एक अपर लिमिट भी होती है कि किसी भी केस में जो टो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ये टो सी मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम सेक्शन को रीडिजाइन करते हैं। तो ऑप्शन डी के लिए हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ना तो डेप्थ डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम फाइंड आउट करते हैं डी इज इक्वल टू, जैसे ये फॉर्मूला होता है QB का रूट। तो इस फॉर्मूले से भी हम डेप्थ कैलकुलेट करके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट है उससे का हमारे लिए कुछ भी यूज नहीं है, क्योंकि हम उससे कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में काम इतना ही है कि हमें शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222। यहाँ पे कोई स्लैब है जिसकी डेप्थ 10 सेंटीमीटर है, विड्थ गिवन है और बीम वगैरह है उनकी डायमेंशंस गिवन है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बीम्स भी गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ पे स्लैब है, ये वाला पार्ट है ये स्लैब है और नीचे ये जो गिवन है ये बीम है। तो ये स्ट्रक्चर वैसा ही हो जाता है जैसा कि टी बीम में होता है। टी बीम में हम ऊपर वाले को फ्लेंज बोलते हैं, नीचे वाले को वेब बोलते हैं। नीचे वालों को यहाँ पे वेब भी बोला है और बीम भी बोला गया है, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। ऊपर वाला स्लैब है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। जैसे कि हम स्पैन के केस में देखते हैं कि एक तो स्पैन होता है टोटल लेंथ, तो दोनों एंड्स के बीच की बीम की जो टोटल लेंथ है, इफेक्टिव स्पैन जो होगा वो या तो लेंथ के इक्वल होगा या उससे कम होगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पे होता है कि मैक्सिमम ये इसकी जो विड्थ होगी वो या तो इतनी हो सकती है, जैसे कि मैंने डायग्राम में प्लॉट किया, ये एक बीम है, ये बीम 1 है, तो ये 1 बीम की इफेक्टिव विड्थ होगी। इस बीम को अगर हम 2 बोले तो ये सेकंड वाले बीम की इफेक्टिव विड्थ हो गई। तो ये इफेक्टिव विड्थ या तो इतनी हो सकती है जो मैंने यहाँ पे शो किया है, बट जैसे हमने स्पैन के केस में देखा था कि इफेक्टिव स्पैन काफी बार टोटल स्पैन से कम भी होता था, तो उसी तरीके से इफेक्टिव विड्थ भी यहाँ पे टोटल विड्थ से कम हो सकती है। तो दो कंडीशंस हैं, हम एक तो फॉर्मूला गिवन है IS कोड में, उससे हम फाइंड आउट करेंगे इफेक्टिव विड्थ फ्लेंज की,
और दूसरा हम मैक्सिमम वाली कैलकुलेट करेंगे, और दोनों में जो मिनिमम होगा वो आंसर होगा। सेकेंड थिंग कि इस टाइप के क्वेश्चंस में एक होता है इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन क्या होगा, ये एक बीम है, ये एक बीम है, ये दूसरी बीम है। तो पर्टिकुलर स्पैन की अगर हम बात करेंगे तो पर्टिकुलर एक बीम पे फोकस करेंगे। तो ये जो है ये इस पर्टिकुलर बीम का स्पैन है, और अगर स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म है तो ये स्पैन हर एक बीम का सेम होगा, जो कि होता है मोस्टली क्वेश्चंस में। तो ये स्पैन हमें गिवन होता है डायमेंशंस में। दूसरा हमें ये विड्थ कैलकुलेट करनी है, जैसे ये विड्थ हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें डिस्टेंस गिवन होती है जो क्वेश्चन में, वो डिस्टेंस गिवन होती है ये वाली, एक बीम का सेंटर टू दूसरे बीम का सेंटर के बीच की डिस्टेंस। इससे हमें ऊपर वाली डिस्टेंस निकालनी है, और ये अपर लिमिट भी कोड में डिफाइंड है। हम पहले दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले का, कि फॉर्मूले से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो हम फॉर्मूला जो गिवन है उससे फाइंड आउट करेंगे, फिर मैक्सिमम वाली फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला गिवन है L0/6 + BW + 6DF। F यहाँ पे प्लेन्स को डिनोट कर रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में स्लैब होगा। W वेब को डिनोट कर रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में बीम होगा। और L0 है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। तो एक तो आपको ये 3D डायग्राम में समझने की जरूरत है कि इस वाली डायरेक्शन में जो स्पैन है L0 उससे आएगा। L0 क्या है कि पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच का डिस्टेंस, या अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, जो कि सपोर्ट्स होंगे, तो सिंपली सपोर्टेड केस में L0 स्पैन के इक्वल हो जाएगा। अगर दूसरा कोई केस है, जैसे कि यहाँ पे ये स्लैब का केस है, तो इनमें L0 इक्वल होता है 0.7 L के, और इस 0.7 L को हम इफेक्टिव स्पैन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में या तो टोटल स्पैन गिवन होगा या इफेक्टिव स्पैन गिवन होगा। टोटल स्पैन गिवन है तो 0.7 से मल्टीप्लाई करके L0 आएगा। अगर इफेक्टिव स्पैन गिवन है तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। तो एक बार क्वेश्चन से हम ये सारी वैल्यू देखते हैं कि कौन कौन सी कितनी कितनी गिवन है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे डेप्थ ऑफ स्लैब जो कि DF है वो 10 है, DF है वो 10 है। L0 यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन गिवन है जो कि है 6 मीटर, ये लिखा है इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर। BW भी यहाँ पे गिवन है, विड्थ ऑफ वेब 30। तो काफी सिंपल ये फॉर्मूला कोड में गिवन है। तो इस फॉर्मूला से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में किया तो 600 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 30 प्लस 10, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 190 सेंटीमीटर। ये तो आ गई फॉर्मूले से वैल्यू। अब मैक्सिमम वाला हम देखेंगे। अपर लिमिट क्या है इसकी, अपर लिमिट है इसकी ये वाली डिस्टेंस, इससे ज्यादा तो इसकी फ्लेंज की विड्थ हो नहीं सकती, क्योंकि उससे आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वाली बीम में आ रहा है। उसके इधर लेफ्ट साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे कि ये वाला पार्ट है, तो ये आगे वाली बीम का जो स्लैब है, टी फ्लेंज बीम है, उसका पार्ट होगा। तो इसकी मैक्सिमम विड्थ इतनी हो सकती है। अब इसको कोड में जो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ये इक्वल होगा BW, जो कि ये वाली डिस्टेंस है BW, वेव की विड्थ प्लस क्लियर डिस्टेंस, दोनों के इनके बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है, क्लियर डिस्टेंस होगी ये, और दूसरा ये, इन दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस है, ये क्लियर डिस्टेंस है। ऐसा ही हम लेफ्ट साइड में भी बना सकते हैं। इसका हाफ हमें लेना है और हमें बोथ साइड्स का ऐड करना है। कोड में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि हाफ द सम ऑफ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू द एडजेसेंट स्पैन, इधर के स्पैन का भी हाफ और उधर के स्पैन के क्लियर डिस्टेंस का भी हाफ। इसको हम ले तो वही डिस्टेंस आ जाएगा जो कि ये वाला है। तो इससे आपको याद रखने में काफी आसान रहेगी। आपको माइंड में क्लियर है कि इफेक्टिव विड्थ कितनी हो सकती है, जितनी उसकी एक्चुअल में विड्थ है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो ये है। अब हमें ये मैक्सिमम वाला भी निकाल के चेक लगाना पड़ेगा, और मैक्सिमम वाला निकालने के लिए हमें डिस्टेंस क्वेश्चन में जो गिवन होती है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बीम गिवन होती है, जिसको अगर हम डायग्राम में प्लॉट करें तो ये वाली डिस्टेंस है।
ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन है 3 मीटर, और हमें निकालनी है ऊपर जो डिस्टेंस मार्क की हुई है ये वाली। तो हम क्या करें, ये सेंटर टू सेंटर है, इससे इसके मिड पॉइंट तक डिस्टेंस लेंगे तो ये 1.5 मीटर है। इसके इधर लेंगे ये वाली डिस्टेंस, तो ये भी 1.5 मीटर है। टोटल मिला के हो जाएगी 3 मीटर, जो अपर लिमिट है बीएफ के लिए। तो ये जो हो जाएगी मैक्सिमम बीएफ जो हो सकता है वो हो सकता है 3 मीटर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली हमने, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन थी, और हमने जो डिस्टेंस ली वो हमने लेनी थी दोनों के क्लियर स्पैन का हाफ का ऐड किया हुआ प्लस बीडब्ल्यू। दोनों का अलग अलग इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि काफी बार हो सकता है इन केस कि सेम नहीं है डिस्टेंसेस, दो बीम के बीच में जो गैप है वो कहीं पे 2 मीटर है, कहीं पे 4 मीटर है। क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में आते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे सेम ही रहता है। तो कहने का मतलब है कि आपको जो मैक्सिमम अपर लिमिट जो चाहिए, तो जो हमने अभी डिस्कस किया उसको अगर शॉर्ट में बोले तो ये वाली डिस्टेंस जो डार्क थिक लाइन में मैंने शो की हुई है 3 मीटर ब्लू थिक लाइन में, वो डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है। हमें बीएफ मैक्स चाहिए जो कि होता है ये वाली डिस्टेंस, जो कि मैंने यहाँ पे ये शो किया हुआ है बीएफ मैक्स लिख के, इसके नीचे जो डिस्टेंस शो की हुई है। और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी अगर स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म है, सारी बीम्स सेम है, बीम्स के बीच का डिस्टेंस है वो भी सेम है, और ऐसा मोस्टली होता है। तो बीएफ मैक्स हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बीम दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3 मीटर। सेंटीमीटर में हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। इन दोनों में जो कम होगा वो आंसर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो फॉर्मूले से आया है 190 सेंटीमीटर। अगर आपको ज्यादा समझ भी नहीं भी आया तो भी आप इतना भी याद रख लो कि बीएफ मैक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बीम्स, तो 300 मीटर उससे हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन है उनमें 190 सेंटीमीटर गिवन ही नहीं है, और वहां पे आंसर जो दिया है वो 150 सेंटीमीटर दिया है, जो कि नहीं होगा। डायरेक्टली कोड में जो फॉर्मूला हमने वो अप्लाई करके हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, तो आंसर 190 सेंटीमीटर ही होगा। बुक में जो गिवन है वो आंसर वहां पे रॉन्ग है, तो 122 का यहाँ पे हो जाएगा 190 सेंटीमीटर होगा आंसर, जो कि इन चारों में ही नहीं है। नेक्स्ट है 223 में पूछा है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में क्या होगा। तो बैलेंस सेक्शन होता है एक, तो जिसमें कि कंक्रीट और स्टील एक साथ में फेल होते हैं। अब एक साथ में फेल होते हैं, लेकिन अगर हमने स्टील कम डाला बैलेंस सेक्शन से तो स्टील पहले फेल होगा, अगर हमने कंक्रीट कम डाला है तो कंक्रीट पहले फेल होगा। तो अंडर रेनफोर्स मतलब रेनफोर्समेंट अंडर है, कम है रेनफोर्समेंट, तो इस केस में पहले स्टील फेल होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टील विल यील्ड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224। यहाँ पे गिवन है कोई आरसीसी बीम है जिसपे लोड लग रहा है वो यूडीएल है 12 टन पर मीटर, और उसमें अलाउेबल शियर स्ट्रेस है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्पैन है वो 6 मीटर है, और विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली हमें ये फॉर्मूला लगाना है और हमें शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, बट सेफ है या नहीं है इसके लिए हम जहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। वो होगा जहाँ पे मैक्सिमम शियर फोर्स है। और अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो उसका एसएफडी जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे सपोर्ट्स पे शियर फोर्स मैक्सिमम होता है जो कि इक्वल होता है सपोर्ट पे जो रिएक्शन आ रहा है, तो वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है उसके इक्वल होगा शियर फोर्स। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल लग रहा है तो वर्टिकल रिएक्शन हो जाएगा टोटल वर्टिकल लोड का हाफ, टोटल वर्टिकल लोड है इतना, और इसका हाफ हो जाएगा शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स जो कि है रिएक्शन। इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई बी है 30, जेडी यहाँ पे है 55। इससे हम कैलकुलेट करेंगे शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे।
शियर स्ट्रेस इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो कोड में चाहे हम WSM से करें या LSM से करें, वहां पे एक टेबल गिवन है, टोसी मैक्स की दोनों की अलग अलग गिवन है, उससे हम कंपेयर करते हैं। अगर टोवी जो है वो टोसी मैक्स से ज्यादा आ जाता है तो हम सेक्शंस को रीडिजाइन करते हैं, उसके डायमेंशंस वगैरह इस तरीके से चेंज करेंगे कि टोसी मैक्स से कम आ जाए टोवी। तो यहाँ पे इसने अलाउेबल शियर स्ट्रेस तो दिया है बट टोसी मैक्स नहीं दिया है। बट आगे के कुछ क्वेश्चंस में इसने टोसी मैक्स की जगह 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पे मैं उसी डेटा को यूज करते हुए अगर हम करें तो आंसर आ जाएगा। अगर हम टोसी मैक्स लें 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारा टोवी आ रहा है 24, तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन को रीडिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि टोवी टोसी मैक्स से ज्यादा है। तो यहाँ पे आंसर गिवन है वो ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 225। 225 में डेवलपमेंट लेंथ पूछी है जिसको बॉन्ड लेंथ भी बोल दिया जाता है, और ये हम पहले भी कर चुके हैं सेम क्वेश्चन काफी बार, डिराइव भी किया, अभी डिराइव नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रही हूँ। बस यहाँ पे सिंबल डिफरेंट ले लिए। एलडी होता है सिग्मा एस टी अपॉन 5 डाया हो अपॉन 4 इंटू टो बी डी बॉन्ड शियर स्ट्रेंथ। तो सिग्मा एस टी को इसने लिख दिया है एफ टी, 5 की जगह इसने लिया डी, 4 टो बी डी की जगह इसने यहाँ पे लिया एफ बी। तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई आरसीसी का कॉलम है जिसका 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, वो रेनफोर्स्ड है, 6 बार है, उसमें 12 mm की डाया की उनसे रेनफोर्स किया हुआ है, उस पे जो लोड लग रहा है वो 40,000 kg एक्सियल लोड लग रहा है, और हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। टोटल लोड और स्ट्रेस के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये दोनों फॉर्मूले से गिवन है। एलएसएम में ये होता है, डब्ल्यूएसएम में ये सेकंड वाला होता है। यहाँ पे कंक्रीट है वो किसी एक मटेरियल का नहीं बना हुआ है कि हम लोड में एरिया से डिवाइड करके स्ट्रेस निकाल लें। यहाँ पे 2 डिफरेंट मटेरियल हैं जिनमें की स्ट्रेस होगा वो डिफरेंट होगा, और यहाँ पे पीयू तो गिवन है लेकिन हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो एक ही बनेगी। अगर एलएसएम से करते हैं तो ऊपर वाली एक ही इक्वेशन हमारे पास बनेगी, और अननोन यहाँ पे 2 हैं, एफ सी के और एफ वाई। तो दोनों ही अननोन है तो हम इससे लोड नहीं स्ट्रेस नहीं कैलकुलेट कर सकते। हो सकता है कि कंक्रीट में स्ट्रेस आ रहा हो एफसी के इक्वल हो या उससे कम हो, वैसे ही स्टील में एफ वाई हो या इससे कम हो, बट एज ए मैथमेटिकल रूल हम नहीं फाइंड आउट कर सकते एक इक्वेशन से 2 अननोन। तो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीटली रॉन्ग है। नेक्स्ट है 227। यहाँ पे गिवन है एक आरसीसी की बीम जिसकी विड्थ और इफेक्टिव डेप्थ गिवन है। सेम पहले किया था वैसे ही यूडीएल लग रहा है, तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन निकालेंगे जो कि इक्वल होगा मैक्सिमम शियर फोर्स के, और रिएक्शन हम निकालेंगे टोटल वर्टिकल लोड 3000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया टोटल वर्टिकल लोड 9000 kg, और शियर स्ट्रेस होता है VU अपॉन BJD। VU की जगह हम लिख देंगे R क्योंकि मैक्सिमम शियर फोर्स R है। B यहाँ पे है 50, J है 0.865 और D है वो 50 है। तो ये सारी वैल्यू रख के हम टॉर्क भी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8.324 कुछ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 228। 228 भी वैसा ही है जैसा कि हमने अभी किया, बट यहाँ पे अलाउेबल शियर स्ट्रेस देना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। बट पिछले क्वेश्चंस में इसने अलाउेबल शियर स्ट्रेस 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पे भी यही देना था बट डेटा मिस हो गया है। तो टो भी हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2000 इंटू टोटल लेंथ है 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया VU अपॉन BD। B यहाँ है 25 और लीवर आर्म है 45। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 4.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
जो कि अलाउेबल से कम है, तो ये जो बीम है ये शेयर में सेफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेफ इन शेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 229। 229 है वर्किंग स्ट्रेस का, क्योंकि परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेसेस भी यहाँ पे लिखा है और हमें एम की वैल्यू भी गिवन है, और फाइंड आउट करना है लीवर आर्म। लीवर आर्म इक्वल होता है जे इंटू डी, लीवर आर्म इक्वल होगा जे इंटू डी, और जे का फॉर्मूला होता है एमसी अपॉन टी प्लस एमसी। तो काफी सिंपल है, सब कुछ यहाँ पे गिवन है, बस हमें वैल्यू पुट करनी है। एम 18 है, सी 80 है, टी 1400 है, और इसको यहाँ पुट करके जब हम जे की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 0.507, 0.507, और हम लीवर आर्म निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.507 इंटू 46, जो कि आ जाएगा 43.32 सेंटीमीटर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो ऑप्शंस यहाँ पे भी सारे रॉन्ग है। आंसर होगा वो होगा 23.32 सेंटीमीटर। में भी कुछ एम या सी की वैल्यूज की टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 230 कि आरसीसी की बीम होती है, उसमें अगर शियर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया जाए तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, और वो क्रैक्स बॉटम से कितने डिग्री पे डेवलप होंगे। तो जैसा कि हमने सोम में पढ़ा था कि अगर कोई ब्लॉक है जैसे ये, और इस पे इस तरीके से साइड्स पे शियर स्ट्रेस क्यों लग रहा है, तो उस केस में इसके डायगोनल के अलोंग एक टेंशन आता था। इसका जो डायगोनल है उसके अलोंग यहाँ पे टेंशन डेवलप होता था, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। तो ऐसा ही बीम के केस में होता है, वहां पे भी शियर फोर्स लग रहा होगा, उस शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेसेस आएंगे और उसके कारण डायगोनल की डायरेक्शन में टेंशन आएगी। अगर आपको सोम का नहीं याद आ रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि इनके अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से आएंगे, तो डायगोनल को ये स्ट्रेस करने का ट्राई कर रहा है शियर फोर्स। तो ऐसा सेम बीम के केस में भी होगा, और इसलिए डायगोनल के अलोंग वहां पे क्रैक्स आ जाएंगे, और यहाँ पे ये डायगोनल है 45 डिग्री पे आता है डायगोनल टेंशन, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कंक्रीट होती है वो टेंशन बियर नहीं कर पाती है, टेंशन आने के कारण उसमें वहां पे क्रैक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 231। 231 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं शियर फोर्स के रिगार्डिंग, शियर रेनफोर्समेंट के रिगार्डिंग, तो हम वो डिस्कस करते हैं। एक तो हमने अभी पहले पढ़ा कि टो वी होता है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं VU अपॉन BJD से, जैसे हमने कैलकुलेट किया। दूसरा होता है टो सी, जो कि हमें कोड से उसकी वैल्यू मिलती है। ये भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोड से कैसे हम टो सी फाइंड आउट करते हैं और किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये कोड में ये है टेबल नंबर 19 यहाँ पे गिवन है, इससे हम टो सी फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप M20 की कंक्रीट यूज कर रहे हो, और ये वाला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ स्टील, AST/BD इंटू 100 से परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो बीम है उसमें परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है। अगर M20 की बीम हम यूज कर रहे हैं और परसेंटेज ऑफ स्टील 1 है, तो उस केस में टोसी की वैल्यू हो जाएगी यहां से M20 यहां से, और टोसी की वैल्यू हो जाएगी 0.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दोनों पे डिपेंड करेगा, कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील। सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है टोसी मैक्स। ये टोसी मैक्स की टेबल गिवन है। सेम इसी तरीके से वर्किंग स्ट्रेस मेथड की भी टेबल्स गिवन है, सेम ही प्रोसीजर है। टोसी मैक्स की वैल्यू उसमें थोड़ी कम है, तो टोसी मैक्स यहाँ पे ही गिवन है, तो यहां से हम टोसी मैक्स की वैल्यू रीड कर सकते हैं। तो एक हो गया टोसी मैक्स। अब तीनों की वैल्यू कितनी कितनी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि रेनफोर्समेंट नहीं देना या कितना देना है। एक केस बनता है कि टोवी है वो टोसी के हाफ से कम है, इस केस में हम कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट भी नहीं देते हैं। ये कोड के अकॉर्डिंग आइडियली जो यूज होता है, अभी प्रेजेंटली करंटली जो यूज हो रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो टोसी बाई
2 से अगर टो वी कम है तो नो रेनफोर्समेंट, अगर टो वी से ज्यादा है मतलब टो सी बाई 2 से टो वी की वैल्यू ज्यादा है बट टो सी के कम या इक्वल है, तो उस केस में नॉमिनल या मिनिमम रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं। नॉमिनल भी बोल दिया जाता है इसको, मिनिमम भी बोल दिया जाता है। तो इस केस में जो रेनफोर्समेंट होगा वो मिनिमम होगा। थर्ड केस बनता है कि टो सी से ज्यादा है टो वी और टो सी मैक्स से कम है। हमने भी देखा है हर एक पर्टिकुलर कंक्रीट के लिए फिक्स वैल्यू दी थी टो सी मैक्स की, तो इससे कम है और टो सी से ज्यादा है, तो इस केस में हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और डिजाइन करेंगे उसके लिए। ऊपर वाले में तो हमने मिनिमम दे दिया था, ऊपर वाले में हमने नॉमिनल रेनफोर्समेंट दे दिया था और नॉमिनल रेनफोर्समेंट का कोड में गिवन है एक क्लॉज कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम डिजाइन करेंगे तो उसको करेंगे हम डिजाइन टो वी माइनस टो सी के लिए। ऐसा क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि टो सी जो है उतना शियर स्ट्रेस तो कंक्रीट ले सकती है, उसे ज्यादा अगर शियर स्ट्रेस है तो फिर हमें उसके लिए रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। तो टो वी जितना ज्यादा है टो सी से उतने के लिए हम रेनफोर्समेंट देंगे, तो हम डिजाइन करेंगे इतने स्ट्रेस के लिए। फोर्थ केस बन सकता है कि टो सी मैक्स जो है तो वी जो है हमारा वो ग्रेटर है टो सी मैक्स से भी, तो इस केस में सेक्शन को रीडिजाइन करना पड़ता है। ये 4 केसेस हैं और अभी रिसेंटली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, बट काफी बार थोड़ा सा अजम्पशंस ये ले लेते हैं जो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि हम ये वाली कंडीशन है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम वहां पे टो सी टो वी की वैल्यू 0 टू टो सी है तो नॉमिनल रेनफोर्समेंट दे देते हैं। जो यहाँ पे डिफरेंट था हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे इसने ऐसे किया है कि 0 से टो सी तक नॉमिनल रेनफोर्समेंट देंगे और उसके बाद आगे वाले के लिए डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पे बेस्ड है। इसने 0 टू टो सी में नॉमिनल शियर स्ट्रेस प्रोवाइड किया है, काफी क्वेश्चंस में इस तरीके से इसने सोल्व किए, बट आप उसको करोगे तो पता चल जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग करोगे फिर ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा, तो ऑब्वियसली आपको इसके अकॉर्डिंग जाना होगा। फिर अब हम डिस्कस करते हैं 231। इसमें बोला है कि लेस देन दिस है तो नो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। अगर मैं बोलूं कि मेरी कंक्रीट है उसका टो सी 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसने जो बोला वो स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में अगर 4 की जगह मैं 5 कर दूं और टो सी मैक्स जो है मैं बोलूं कि टो सी मैक्स है वो 20 है, तो बी वाला स्टेटमेंट भी सही होगा। और टो सी मैक्स 20 है तो सी वाला स्टेटमेंट भी सही होगा। तो उस केस में आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, जो कि आंसर की में गिवन है। बट यहाँ पे आपको गिवन होना चाहिए कि टो सी जो है वो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और बी में 4 नहीं, वहां पे 5 होगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232। यहाँ पे पूछा है कि हम शियर रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्वेश्चन 232 के लिए जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, अगर इस तरीके से शियर फोर्सेस लग रहे हैं तो डायगोनल के अलोंग यहाँ पे टेंशन आएगा और डायगोनल के टेंशन के कारण ये इधर इस डायरेक्शन में क्रैक होने लग जाएगा। इसको रेजिस्ट करने के लिए हम बेंट अप बार्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, हम इंक्लाइंड स्टीरअप्स भी प्रोवाइड करवाते हैं और वर्टिकल स्टीरअप्स भी हेल्प करते हैं डायगोनल टेंशन को रेजिस्ट करने में। वर्टिकल स्टीरअप में ऐसा होता है जैसे कि ये मैंने 2 वर्टिकल लाइन ब्लैक कलर की दिखाई हुई है, ये वर्टिकल स्टीरअप्स हैं। तो क्या होगा कि इसके अलोंग यहाँ पे डायगोनल टेंशन आएगा और जिसके कारण इस तरीके से क्रैक्स बनना स्टार्ट होगा और वो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो ही यहाँ पे स्टीरअप आएगी उसके बाद वो क्रैक आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, वो वहीं पे अरेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से शियर रेनफोर्समेंट हेल्प करता है डायगोनल टेंशन को रेजिस्ट करने में। और जब कंक्रीट की बात आती है तो टेंशन को रेजिस्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंक्रीट वो रेजिस्ट कर सकती है कंप्रेशन को इजीली, टेंशन को रेजिस्ट नहीं कर सकती। तो 232 में अगर हम देखें
तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट डी है वो ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि कंक्रीट के लिए टेंशन है वो ज्यादा क्रिटिकल है। अगर ऑप्शन डी नहीं होता तो ए आंसर हो सकता था, बट अभी डी मोस्ट एक्यूरेट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233। 233 में यहाँ पे गिवन है कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, 6 मीटर उसका इफेक्टिव स्पैन है, 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसमें शियर स्ट्रेस है जो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। यहाँ पे अजम्पशन ये है कि यूडीएल इस बीम में लग रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा होता है लोड, और इसके कारण शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनता है कि सपोर्ट्स पे मैक्सिमम है शियर फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर आते आते शियर फोर्स कम हो रहा है। अगर हम शियर स्ट्रेस का डायग्राम बनाएं लेंथ के अलोंग, तो टो भी वीयू अपॉन बीडी होगा। बीडी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो सेक्शन है, यहाँ पे जो सेक्शन है, यहाँ पे जो सेक्शन है, हर एक सेक्शन का बी भी सेम है और डी भी सेम है, तो बीडी कांस्टेंट होगा तो टो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा वीयू के। और जो शियर स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो भी वैसा ही बनेगा जैसा कि एसएफडी है, विथ द डिफरेंस दैट यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस आ रहा है ये होगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है वो होगा 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने पूछा है कि आइदर एंड से कितनी डिस्टेंस के बाद हमें, कितनी डिस्टेंस तक हमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ये शियर है यहाँ पे कि जैसे यहाँ 10 के अलावेबल शियर स्ट्रेस, यहाँ पे भी 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट वो पिछले क्वेश्चन से कॉमन डेटा इसने हर जगह यूज किया है। तो 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर अलावेबल स्ट्रेस है, 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सिमम स्ट्रेस है, और ये डिक्रीज हो रहा है। तो हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पे ये 5 हो जाए। जैसे कि यहाँ पे ये 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये यहाँ पे जो है शियर स्ट्रेस ये है 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इस डिस्टेंस में हमें शियर एनफोर्समेंट नहीं देना पड़ेगा, वैसे इधर भी जहां पे 5 केजी या उससे कम है वहां तक हमें शियर एनफोर्समेंट नहीं देना पड़ेगा। तो 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे होगा वो हमें निकालना है। इस डिस्टेंस को इसने x बोला है तो मैं इसको y से डिनोट कर रही हूँ। हम सिमिलर ट्राइंगल का रूल लगाएंगे, एक बार अंदर वाले बाहर वाले ट्राइंगल में, एक बार अंदर वाले ट्राइंगल में, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एंगल दोनों ट्राइंगल में आ रहा है तो ये सेम होगा। जब आउटर वाला ट्राइंगल लेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 10 अपॉन टोटल स्पैन की लेंथ 6 मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस है ये 3 मीटर होगी, तो नीचे भी ये वाली डिस्टेंस है ये 3 मीटर होगी। जो ट्राइंगल का बेस है वो 3 मीटर हो गया। नेक्स्ट अंदर छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ 5 है, अपॉन यहाँ पे ये y है, y हमें फाइंड आउट करना है, तो 5 अपॉन y हो गया, y यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 10 सेंटीमीटर में। अगर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 सेंटीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस 3 मीटर है। अगर y 1.5 है तो x भी 1.5 होगा, तो x आ गया 1.5 मीटर या 150 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि एंड से 150 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक हमें शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना होगा, क्योंकि वहां पे शियर स्ट्रेस 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है। उसके बाद हम शियर एनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करवाना होगा क्योंकि 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 234 में बोल रहा है कि कोई जोन है आरसीसी की जिसमें 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है शियर स्ट्रेस, और हमें वहां पे नॉमिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना होता है। नॉमिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना है तो वहां पे उसकी पिच क्या होगी, या हम कह सकते हैं जो स्पेसिंग होगी वो क्या होगी। ये स्पेसिंग के दो केस होते हैं, एक तो वर्टिकल के लिए और दूसरा होता है इंक्लाइंड के लिए। जैसे ये वर्टिकल है, ये इसकी स्पेसिंग है, तो वर्टिकल के लिए होता है 0.75 डी, वर्टिकल के लिए है 0.75 डी, और इंक्लाइंड के लिए है डी।
काफी बार स्टूडेंट्स को याद रखने में कंफ्यूजन रहता है कि इंक्लाइन का डी होगा या वर्टिकल का डी होगा। तो सिंपल तरीका इसके लिए ये है कि ये इंक्लाइंड है, कौन सी डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस कि ये डिस्टेंस? इंक्लाइंड वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये डी होगा और ये 0.75 डी होगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें वर्टिकल डिस्टेंस, जो वर्टिकल स्पेसिंग चाहिए वो 0.75 डी चाहिए। तो इंक्लाइंड जो बार्स हैं उनकी स्पेसिंग अगर हम डी भी रखेंगे तो वो वर्टिकल उसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो 0.75 डी आ जाएगा। इंक्लाइंड का डी होगा, वर्टिकल का 0.75 डी होगा। यहाँ पे इसने लीवर आर्म बोला है, जो कि कहीं पे भी ऐसा किसी भी बुक में या कोड में, WSM में, LSM में, IS 456 2000 या 1978 किसी भी कोड में लीवर आर्म की फॉर्म में नहीं गिवन है। तो यहाँ पे आंसर होगा, वो होगा 0.75 डी। वर्टिकल का पूछा तो 0.75 डी, इंक्लाइंड का होता तो डी होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 235, और इस स्पेसिंग की अपर लिमिट भी है जो हमने 0.75 डी और डी डिस्कस किया। अपर लिमिट है 300 mm। 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग किसी भी केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा हमने पहले किया वैसा ही है, हमें शियर स्ट्रेस का डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे भी अलाउेबल शियर स्ट्रेस को इसने 5 kg/cm² माना है, और ये माना है कि 5 kg/cm² से 0 तक अगर टो वी की वैल्यू होगी तो नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। इससे हम कैलकुलेट करेंगे, जहां पे 10 है, ये डिस्टेंस जो है ये है 16 का हाफ, 8 मीटर। हमें ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पहले, उसको मैं x से डिनोट कर रही हूँ। तो x फाइंड आउट करते हैं पहले तो 10/8 इज इक्वल टू 5/x। x आ जाएगा यहां से 4 मीटर। इट मीन्स ये डिस्टेंस 4 मीटर है और ये वाली डिस्टेंस है ये भी 4 मीटर होगी। अब देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि वो लेंथ ऑफ बीम जिसमें मिनिमम या नॉमिनल रेनफोर्समेंट है, तो इतनी लेंथ ऑफ बीम में मिनिमम रेनफोर्समेंट होगा। 4 मीटर इधर है, 4 मीटर इधर है, टोटल हो जाएगी 8 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी को ये लगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो कोड में है, जो हमने किया था डिस्कस कि 0 से 2.5 तक कुछ नहीं होगा, रेनफोर्समेंट देंगे 2.5 से 5 तक हम नॉमिनल रेनफोर्समेंट देंगे। तो इससे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ से कि इसने 0 to 5 kg/cm² में मिनिमम रेनफोर्समेंट दिया है। कोड में वो लाइन जो मेंशन की हुई एग्जैक्टली ये है कि हाफ तक अगर है तो हम अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अवॉइड करना ही है। आप दे भी सकते हो मिनिमम रेनफोर्समेंट 0 to 5 तक, बट आप 0 से 2.5 के बीच में अवॉइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।